डॉक्टर सुमन कमल मिश्र। आज मैं फिर से अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि अपना लास्ट वीडियो में बातें हुई थी कि संप्रदायों और उनके संस्थापकों के नाम को लेकर के एक ऐसे वाक्य की संरचना करेंगे जिसमें ये 6 एक साथ में आ जाएंगे। तो वो वाक्य मैं उस समय नहीं बोली थी क्योंकि वो बहुत लंबा हो रहा था वीडियो। अभी मैं वो वाक्य आप लोगों के सामने 3 से 4 बार बोलूंगी और आप लोग उसे समझने की कोशिश करना। जब आप समझोगे तो वो आपको याद करने में भी आसानी होगी। कोई भी चीज़ समझकर याद करना आसान होता है और ऐसे ही याद करेंगे तो याद नहीं होगा, और याद हो भी जाएगा तो वो क्षणिक होगा, भूल जाएगा बाद में। तो एक बार ध्यान देंगे आप लोग। पहला है, रीत बनी आए भामह रस भरने के लिए। फिर से, रीत बनी आए भामह रस भरने के लिए। ये इसमें पहला 3 आ गया, ठीक है। अब अगला 3 है, ध्वनि हुई आनंद बढ़ा, ध्वनि हुई आनंद बढ़ा, वक्र कुंतक औचित्यमान क्षमा किया। फिर से इसी बात को हम वाक्य में फिर से जब आपको नोट्स रख रहे हैं तो इसी को पूरा सेंटेंस में लिख दिया करेंगे। और लिख करके जो आपका नोट्स होगा उसमें पहले पेज पर बड़े अक्षर में मैं पहले पेज पर रख दूंगी इसको। तो आप ये वाक्य जब एक साथ में पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा एक वाक्य में 6 संप्रदाय और ये आ गया है, तो आप भूलोगे नहीं ऐसे। तो एक बार 2-3 बार जब आप मान लो वीडियो देख रहे हो तब तो आपको दिमाग में बातें आएंगी, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि जब भी आप किसी वीडियो को देख रहे हो तब आप उस समय एक बुक, नोटबुक और एक पेन लेके बैठो। नहीं तो उसमें होता क्या है कि जब तक हमारे सामने स्क्रीन चलती रहती है तब तक बातें याद रहती हैं, जैसे ही स्क्रीन बगल होती है वैसे वो बातें दिमाग से निकलने लगती हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप पढ़ने बैठे हो तब वो चीज़ आपके दिमाग में क्रम से बैठ जाएगी। और कितना भी आप वीडियो देखो, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगी या आपसे ऐसा मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग उसको, भले ही आप वीडियो देखते चलो लेकिन जो मटेरियल आपको लग रहा है उसको आप नोट्स बनाओ और उस नोट्स को क्रमबद्ध तरीके से लर्न करने की कोशिश करो। क्योंकि खाली वीडियो देखने से आपका काम कंपटीशन लेवल की नहीं होगा। तो आपको वीडियो देखते चलना है, मैटर को कलेक्ट करते चलना है और क्रमबद्ध उसे बाय हार्ट लर्न करते चलना है। अब अगली बात अपनी आती है जो हमने लास्ट वीडियो में ही चर्चा किया था कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब यहाँ पर जो रीतिबद्ध हैं, रीतिबद्ध कवियों की श्रृंखला में पहले आते हैं घनानंद। रीतिबद्ध में सबसे पहले आते हैं चिंतामणि। चिंतामणि जो हैं वो उन्होंने जो रीत की जो एक वास्तविक अर्थ मैंने बताया था आप लोगों को, वो था परंपरा। तो इन्होंने उस समय अपने काव्य में रचना करते समय उस परंपरा का पूरा निर्वाह किया, इसीलिए इनको रीतिबद्ध के अंतर्गत रखा गया। अब केवल चिंतामणि ही नहीं, रीतिबद्ध कवियों की श्रृंखला, जो श्रेणी है, जो लिस्ट है, वो बहुत बड़ी है। उसको हम आपको नोट्स में बहुत विस्तृत तरीके से रख रहे हैं क्योंकि उसका अगर हम यहाँ पर 4-6 कवि को बता देंगे तो वो नोट्स आपका अधूरा रह जाएगा। और क्योंकि जो भी आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें आपको कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम पूछा जाता है। तो मैं विस्तार से 13-14 पेज का जो नोट्स रीतकाल से लेकर के बनाया है उसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई रीतकाल से रिलेटेड कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो इससे अछूता है। तो स्पेशली बुक और उनके लेखक, ये दोनों चीजें आपको उसमें बहुत ही विस्तार तरीके से मिल जाएंगी। तो ये अब दूसरा आता है, पहला रीतिबद्ध हो गया, फिर आता है रीति सिद्ध। अब रीति सिद्ध में जो मुख्य कवि के रूप में आते हैं वो बिहारी आते हैं। बिहारी रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनके अलावा भी ढेर सारे कवि ऐसे हैं जो रीति सिद्ध की परंपरा में आते हैं। लेकिन इन लोगों ने रीति की अपने रचनाओं में उस परिपाटी का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको वो आता नहीं था, बल्कि ये उसमें पारंगत थे, लेकिन ये अपनी रचनाओं को लेकर के स्वच्छंद थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम बिहारी के संदर्भ में अपनी व्यक्तिगत बात आपसे शेयर करते हैं तो बिहारी की जो
मुख्य रचना है एक ही है, वो बिहारी सतसई है। और बिहारी सतसई, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी साहित्यकार अगर सही में साहित्य पढ़ने वाला है तो बिहारी सतसई अवश्य पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो मतलब वो सच्चा साहित्यकार नहीं कहा जा सकता, सच्चा साहित्य का अध्येता नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि बिहारी सतसई एक ऐसी रचना है जिसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार, इन तीनों की ऐसी त्रिवेणी प्रवाहित हुई है जो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी। तो और इनके एक एक दोहे का जब आप अनुशीलन करते हो, पढ़ते हो, देखते हो, तो आपको लगता है कि वाकई शब्दों का संयोजन तो बिहारी ने किया है। जैसे कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हूँ सब बात। कृष्ण जब राधा से बात करते हैं, महफिल भरी हुई होती है और नैनों के इशारों से बात कर लेते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। ये बिहारी की अपने शब्दों की उपज है। फिर इसी तरह से काफी सारे हैं, जैसे सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब ऐसे पता नहीं कितने दोहे ऐसे हैं इनके कि आप अगर पढ़ोगे तो लगेगा कि वाकई शब्दों का संयोजन अगर देखने को मिलता है तो बिहारी सतसई में। और ये नीति में पारंगत थे। इनके एक एक दोहे आप पढ़ोगे तो वाकई आप भी नीति में पारंगत तो मैं कह सकती हूँ कि हो सकते हो, लेकिन वो नीति कहाँ उपयोग करना है वो आपको पता चलना चाहिए। इसी तरह से अब रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और आते हैं रीति मुक्त। अब रीति मुक्त के अंतर्गत जो है वो घनानंद आते हैं मुख्य रूप से। अब घनानंद के साथ बोधा, आलम, ठाकुर ये सब आ जाते हैं, लेकिन इन सब का मैं विस्तार से नोट्स के अंदर रख रही हूँ, उसको आप देखेंगे तो किसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उन रचनाओं के अंतर्गत किसने किसने क्या क्या कही है। जैसे घनानंद के बारे में सुजान की बहुत बहुत चर्चा प्रचलित है, आप लोग पढ़े भी होंगे, और इसको लेकर के हम नोट्स में अलग से कि इसका जो बीए और एमए में प्रश्न आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे सुजान से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है घनानंद से जोड़ करके। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स में बहुत अच्छे से दी हुई हूँ, उसे आप देखेंगे तो आपको संतुष्टि होगी। वीडियो इसीलिए कि आपको लंबा ना हो और मैं अपनी बातें कह सकूँ। अब जो तीसरी बात आज के वीडियो में आती है वो आती है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं आपके लिए मटेरियल बना रही हूँ उसमें नेट जेआरएफ को विशेष रूप से फोकस करते हुए मैं कर रही हूँ। नेट और जेआरएफ वालों के लिए मैंने आज 177 पेज का पूरा वो मटेरियल रखा हुआ है, जिसमें 14 साल के सॉल्व पेपर हैं। पहला पेपर जो फर्स्ट पेपर रीजनिंग वाला होता है वो, और इसके संदर्भ में आप लोगों को ये एक और सुझाव देना चाहूंगी। जैसे मैंने जो अपने 20-22 साल में सीखा है वो मैं आपके सामने रखना थोड़ा सा समझती हूँ कि मैंने भी किसी से सीखा है और मैं आपको अब वो सिखाना चाह रही हूँ। ये एक मेरा प्रयास है। इसमें जो नोट्स दिया जा रहा है, जो आपको एग्जाम मटेरियल दिया जा रहा है, जैसे 14 साल का सॉल्व पेपर है, आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हिंदी वालों का हिंदी है, हिस्ट्री वालों का हिस्ट्री है, जो भी अपना मेन में रख रहे हैं सब्जेक्ट, उसके अलावा का जो सब्जेक्ट एक रीजनिंग वाला होता है वो आपके सब्जेक्ट से अपेक्षाकृत थोड़ा सा मैं कहूँगी कि टफ होता है, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट का मिक्स होता है। इवन आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी पढ़ने का एक वो माध्यम है। तो आपको उस पेपर पर इससे ज़्यादा प्राथमिकता आपको देना है, क्योंकि अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप 90% श्योर हो जाते हो कि अब मेरा सब्जेक्ट वाला तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका है, आपके सब्जेक्ट में तो आपको मास्टर होना ही होना है। लेकिन उसमें जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का है, तो अब कोई एक व्यक्ति सभी सब्जेक्ट में मास्टर हो ये थोड़ा सी मुश्किल बात पड़ती है। तो इसी बात को जोर दे करके अपने को ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग वाले पेपर को हम ध्यान रख के पहले वो तैयार करते हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने 14 साल का पेपर उसके अंदर आपके लिए कलेक्ट करके रखा है, उसे आप ध्यान दीजिए और उसको पढ़ते पढ़ते कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उसे आप कमेंट में लिखेंगे, जिससे हम अपने तरीके से अपने स्तर से आप लोगों की उस समस्या का समाधान कर सकें और फिर उसके
अगेंस्ट में, उसके विरोध में, और आप क्या रख सकते हो जिससे कि अगर वहां पर ऐसा है तो हम इसके विरोध में क्या कर सकते हैं कि इससे जिससे मेरे मार्क्स घटे न, इसके विरोध में मेरा यहाँ पर मार्क्स बढ़ जाए, तो हम ऑप्शन ले लेंगे उस जगह पर। जैसे उसमें काफ़ी सारे खंड हैं, आप देखोगे तो पता चलेगा। ये 14 साल का जो पेपर है, मेरे इतनी सारी बातों का सारांश एक ही है कि 14 साल का जो ये पेपर है इसे आप सॉल्व करना शुरू कर दें अभी से। अब आज पाओगे आप लोग लिंक में, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आज आपको मिलेगा, तो उसे आपको तुरंत देखना शुरू कर देना है। अगर मोबाइल में पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है तो उसे प्रिंट आउट करके एक बंच जैसे बनवा लीजिए आप लोग, जैसा कि हमने किया था। फिर अगली जो बात आती है हमारी कि जो अब आपके सब्जेक्ट पर हम फिर आते हैं, अगली बात हमारी ये आती है, जैसे आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए हम इस समय हिंदी वालों के लिए बात करते हैं कि आपका जो नेट या जेआरएफ का पेपर होता है उसका जो अगला सेक्शन होता है वो ऑप्शनल होता है, और उस ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं आपके विषय से रिलेटेड। जैसे भक्तिकाल है, छायावाद है, और भक्तिकाल है, छायावाद है, कथा साहित्य है, और काव्य शास्त्र है। अब इन चारों में किसी किसी को काव्य शास्त्र थोड़ा सा टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है कि वो पाश्चात्य साहित्य को लेकर के है, जैसे है अरस्तु है, प्लेटो है, और रिचर्ड है, और इस तरह से जितने भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं उनको लेकर के जो हमारा रस सिद्धांत है और अलंकार सिद्धांत है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। अब आपको इस सिलेक्शन में ये ध्यान रखना है कि मैं इन चारों में से, जैसे भक्तिकाल है, छायावाद है, कथा साहित्य है, काव्य शास्त्र है, इन चारों में से सबसे ट्रांसपेरेंसी ढंग से, सबसे पारदर्शिता के साथ है हम अपने कौन से ऑप्शन में अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि नॉलेज आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। जब आप उस चीज पर अपना कमांड रखते हो कि मेरा ये वाला पोर्शन बहुत ही क्लियर है, तो ऑप्शन में आप वही वाला सेक्शन सेलेक्ट करो। जो सिलेक्शन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें, मार्क्स देने में, अंक दिलाने में। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक्सप्लेनिंग वाला क्वेश्चन अटेंड करने को है आपको, और वहां पर आप ये देख रहे हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पॉइंट वाइज आपको आंसर देना है, और कोई क्वेश्चन ऐसा 5-6 पेज में आपको एक्सप्लेन करना है, तो वहां पर आपको आंख बंद करके पॉइंट वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो पॉइंट वाइज जब वो चेक करता जाता है तो आपको मार्क्स देता चला जाता है, क्योंकि आपके उस आंसर में ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन जब आप उसी जगह पर आप 5-6 पेज एक्सप्लेनेशन करने वाला आंसर लिखते हो तो उसमें वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है, क्योंकि 5-6 पेज कोई भी एग्जामिनर एक साथ में पढ़ नहीं पाता है। लेकिन मार्क्स देगा आपको कंपैरेटिव, अगर हम देखने जाएं तुलनात्मक रूप से, तो आपका जो पॉइंट वाला क्वेश्चन है उसके जो आंसर लिखे हैं उसमें मार्क्स अधिक मिलने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से जो आपके वो चारों सेक्शन हैं उसमें से आपको वो सेक्शन लेना है जिसको आप बहुत ही पारदर्शिता के साथ व्यक्त कर सको। ये सबसे बड़ी सावधानी आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन सिलेक्शन के समय पर। और सिलेक्शन जब आपका अगर परफेक्ट है तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये चीज कुछ एक जगह पर कभी कभी आप देखते होंगे ऐसे आम जीवन में भी कि मतलब बहुत पढ़ने वाला उतना मार्क्स अचीव नहीं कर पाता जितना उससे कम पढ़ने वाला मार्क्स अचीव कर लेता है। तो वहां पर ऐसी स्थानों पर, ऐसी परिस्थितियों पर ये छोटी छोटी बातें जो है वहां पर मायने रखती हैं। तो ये 2-3 चीजें आपको, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तीर लगाओ लेकिन निशाना देख करके, जगह देख करके। अंधेरे में तीर मारने से वो लगने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन कितना है ये आप बेहतर तरीके से जानते हो। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सही दिशा पर करो, सही जगह पर करो, जिससे आपकी पूरी मेहनत सार्थक हो। और इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने इस विषय को समाप्त करती हूँ, और आप लोगों से यह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग संतुष्ट होंगे जो नोट्स मैंने रखा है, और आज से ही वो जो पहला पेपर है उसे पढ़ने की आप लोग शुरुआत कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।